नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप ज्ञान जी में। आशा करते कि आप सब स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त होंगे। मैंने आपको बोला था कल कि भारतीय जलवायु का पार्ट 2 आएगा, जो कि आ चुका है। ये आपका भारतीय जलवायु का पार्ट 1 की बात करेंगे हम। पार्ट 2 तो अभी पढ़ेंगे। पार्ट 1 की बात करेंगे हम। तो मैं बता दूं आपको कि कल जो जो हम लोगों ने पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या क्या पढ़ा था। देखिएगा, चैप्टर 5 है आपका भारतीय जलवायु। देखिए, कल मैंने बताया था आपको भारतीय जलवायु में आपको बेसिक जलवायु की बात की जा रही है भारत की, तो इसमें आपको मानसून के बारे में जानना पड़ेगा। देखिए, पहले तो इसकी परिचय मैंने पढ़ा था। मैंने आपको कल टॉपिक में बताया था एक परिचय। दूसरा में मैंने बताया था आपको भारतीय मानसून। फिर मैंने और भी बताया था भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। और मैंने बताया था मानसून विच्छेद के बारे में। विच्छेद, इन सब टॉपिक को मैंने कल विस्तार रूप से बताया था, और भी हो सकते हैं। तो इस इनके बारे में एक तरह से मैंने इम्पोर्टेंस करके इसमें बताया था कल आपको। तो आशा करते हैं कि आपने वो वीडियो जरूर देखा होगा, और अगर नहीं देखा तो आप उसे जाकर प्लेलिस्ट में हमारे यहाँ से देख सकते हैं। और इसमें हम बात करते हैं, एक और था आपका 5th में वर्षा वर्षा नाली प्रणाली। इसके बारे में मैंने बताया था। मानसून में ये सब में मैंने बताया था कि सॉरी, ये मानसून कब स्टार्ट होता है आपका और एंड कब होता है, और वर्षा नाली प्रणाली में इसके विशेषताएं बताए थे। मतलब सब कुछ इसके बारे में मैंने अच्छे से आपको बताया था। तो अभी हम इसके आगे में पढ़ेंगे, जो कि आपका पार्ट 2 है। इसमें अभी और डिटेल जानेंगे भारतीय जलवायु के बारे में। यहाँ पे देखिएगा, चैप्टर 5 भारतीय जलवायु, ये पार्ट 2 है आपका। देखिए यहाँ पे, उससे आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट टॉपिक है आपका, वह है भारतीय जलवायु ऋतु। ऋतु, चलिए इसमें हम जानेंगे कि भारत की जो जलवायु है उसमें जो ऋतु है वो कौन कौन सी है, उसके बारे में जानेंगे। और जलवायु में क्या उसका ये प्रभाव है, सब के बारे में हम जानेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि भारतीय जलवायु, देखिए यहाँ पे, भारतीय जलवायु में मुख्य रूप से 4 ऋतुएं होती है, मतलब पाई जाती है। भारतीय जलवायु में मुख्य रूप से 4 ऋतुएं पाई जाती है। आपने नाम सुना होगा, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, और एक और लास्ट आपका बच जाएगा शरद ऋतु। तो यहाँ पे इनके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। और इनके बारे में आपने कहीं ना कहीं नाम सुना होगा। जलवायु में मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, भारत का जो जलवायु में आपका मतलब बारिश कैसे होती है, सूखा कैसे आता है, मतलब सब चीज के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, विस्तार रूप से पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिएगा, ध्यान देते चलेंगे। भारतीय जलवायु में आपको बताया जा रहा है कि वह 4 तरह की ऋतुएं पाए जाते हैं। आपने नाम सुना होगा कहीं ना कहीं इनका, फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ आपके लिए। शीत ऋतु, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु, और आपका लास्ट बच जाएगा ग्रीष्म ऋतु। मतलब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे। आपको ज्यादा कुछ यहाँ पे ये नहीं करना, बट थोड़ा सा माइंड में रखिएगा कि शीत ऋतु किसे कहा जाता है, वर्षा ऋतु किसे कहा जाता है, शरद ऋतु किसे कहा जाता है, ग्रीष्म ऋतु किसे कहा जाता है। चलिए यहाँ पे देखिएगा, पढ़ते चलेंगे यहाँ पे हम। चलिए पढ़ते चलते हैं हम यहाँ पे। देखिए यहाँ पे,
शीत ऋतु में आप सीधा सीधी बोल सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है सर्दियों, मतलब सर्दी। यहाँ पे शीत ऋतु में आप समझ सकते हैं डायरेक्टली सर्दी, ठंड। आप सर्दी में तो आपको समझ में आ रहा होगा कि वह ठंड का जब मौसम होता है तब वह सर्दी में वह आएगा। तो चलिए शीत ऋतु के बारे में जानेंगे। यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है दिसंबर से फरवरी तक, बोल रहा है दिसंबर से फरवरी तक। आपको पता होगा दिसंबर से फरवरी तक सिर्फ ठंड ही रहती है हमारे यहाँ पे भारत में। इस दौरान तापमान कम होता है, बोल रहा है इसमें तापमान कम होता है, मतलब आप समझ सकते हैं इसमें तापमान कम होता है इसीलिए ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब बोल रहा है और अधिकांश हिस्सों में ठंड पड़ती है। यहाँ पे बोल रहा है तापमान बहुत ज्यादा ये नीचे रहती है, मतलब कि कम रहती है। और इसमें बोल रहा है कि बहुत ज्यादा इसी के कारण अधिकांश हिस्सों में ठंड पड़ती रहती है, मतलब ठंड का मौसम रहता है, ठंड हवाएं चलती रहती है, इसी की वजह से सर्द होता है, मतलब कि सर्दियां होती है। यहाँ पे देखिएगा और आगे यहाँ पे ग्रीष्म के बारे में जानेंगे। ग्रीष्म, इसके बारे में हम जानेंगे। देखिएगा ग्रीष्म में डायरेक्टली आप समझ सकते हैं गर्मी, ग्रीष्म मतलब कि आप गर्मी समझ सकते हैं। यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म्स में बताया गया कि शीत ऋतु का मतलब, शीत ऋतु में आप समझ जाएंगे सर्दियां उसे कहते हैं, ग्रीष्म में आप समझ जाएंगे गर्मी में होता है। तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। गर्मियों से तो आप पता लगा ही सकते हैं कि कब से कब स्टार्ट होता होगा। देखिए यहाँ पे मार्च से मई तक बोल रहा है कि गर्मी मतलब कि ग्रीष्म ऋतु जो है वह मार्च से मई तक पाई जाती है। देखिए यहाँ पे इस दौरान तापमान बढ़ता है, बोला इस दौरान जो है तापमान है वह बढ़ जाता है, इसीलिए वह गर्मी मतलब अधिकांश हिस्सों में वह मतलब गर्मी पाई जाती है। यहाँ पे बोल रहा है और अधिकांश हिस्सों में गर्मी पड़ती है, बोल रहा है अधिकांश हिस्सों में गर्मी पड़ती है, इसी की वजह से मतलब तापमान बढ़ जाता है। इसीलिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि तापमान बढ़ता है तो कब क्या होता है, मतलब गर्मी बढ़ जाती है। आप बोल सकते हैं कि गर्मी बढ़ जाती है। और अगर घट जाती है, यहाँ पे बोल रहा देखिए यहाँ पे तापमान कम होता है मतलब कि घट जाती है तो क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं शीत ऋतु होती है, मतलब सर्दियां होती है। मतलब उसका कब से कब रहेगा डेट, दिसंबर से, मतलब मंथ रहेगा तो दिसंबर से फरवरी तक। और ग्रीष्म ऋतु की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्च से मई तक, मतलब इसको देखा गया ज्यादातर कि मार्च से मई तक ही गर्मियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और यहाँ पे देखिएगा दूसरा बात है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्षा ऋतु की बात करेंगे हम यहाँ पे तो वर्षा ऋतु में आप समझ सकते हैं वर्षा ऋतु में आप क्या बोला जा रहा है। देखिए यहाँ पे मानसून, मैंने इससे पहले वाला वीडियो में बताया था कि मानसून क्या है। अभी तो मैंने डिस्कशन किया था कि बारिश कब स्टार्ट होता है। मतलब मानसून का मतलब आप समझ लीजिए वर्षा, वर्षा समझ लीजिए, बारिश समझ लीजिए, वही सब समझ लीजिए। और एक तरफ से यहाँ पे बताया जा रहा है जून से सितंबर। मैंने मानसून के बारे में जब कल याद कीजिएगा, मैंने कल बताया था आपको कि मानसून कब से कब स्टार्ट होती है। तो जून का जो पहला हफ्ता होता है और दिसंबर का लास्ट, मतलब आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जून से सितंबर का जो ये मंथ होता है उसके बीच का जो मंथ होता है उसमें सबसे ज्यादा मानसून गिरती है, मतलब बारिश होती है। यहाँ पे देखिएगा, चलिए पढ़ते हैं आगे। जून से सितंबर तक इस दौरान मानसून की वर्षा होती है, अधिकांश हिस्सों में भारी वर्षा होती है। बोल रहे हैं अधिकांश हिस्सा जो है भारत के वह उसमें सिर्फ बारिश ही बारिश होती है। कब होती है, तो वर्षा ऋतु के समय में। फिर से मैं बोल रहा भारतीय जलवायु जो उसको ये ऋतुएं जो पाई जाती है वह चार है, जिसमें वर्षा ऋतु भी एक आ जाएगा। जिसमें वर्षा ऋतु में आप समझ सकते हैं मानसून, मानसून का मतलब समझ सकते हैं बारिश। तो बारिश कब से कब होती है, तो जून से सितंबर तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे शरद ऋतु की बात करेंगे हम। यहाँ पे पतझड़, पतझड़ का नाम सुना होगा आपने। पतझड़ में यहाँ पे अक्टूबर से नवंबर तक का इसका मंथ डेट माना गया है, मतलब अक्टूबर से नवंबर तक का इसका मंथ डेट माना गया। अभी अधिकांश हिस्सों में इसे देखा जाता है अक्टूबर से। आप देखिएगा कि पतझड़ गिरना शुरू हो जाएगी, मतलब कि आप समझ सकते हैं पेड़ों से ये उसके जो पत्ते होते हैं वह झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इस दौरान तापमान मध्यम होता है। बोल रहा है इस दौरान जो तापमान होता है वह मीडियम होता है, वह बीच में होता है, जैसे कि ना बढ़ता है ना घटता है, वह मीडियम में रहता है। तो चलिए इसमें हम जानेंगे अधिकांश हिस्सों में सुखद मौसम होता है, इसलिए अधिकांश हिस्सों में वह सुखद मौसम पाया जाता है, इसीलिए पतझड़ होता है, मतलब कि शरद ऋतु पाया जाता है। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे बोला गया है इन ऋतुओं के दौरान, मतलब इन जो ऋतु है बताया गया है आपका, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, और आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, मतलब शरद ऋतु हो जाएगा आपका, वर्षा ऋतु हो जाएगा, ग्रीष्म ऋतु हो जाएगा। ये सब सब जो ऋतु है उन्हीं के बारे में बता रहा है। इन ऋतुओं के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु परिस्थिति भिन्न हो सकते हैं, मतलब अलग अलग हो सकती है। जो इसकी परिस्थितियां है वह अलग अलग राज्य में अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज देखी जा सकती है। कहीं पे ठंड ज्यादा देखी जा सकती है, कहीं पे शरद देख सकती है, मतलब ठंड हो सकती है, गर्म हो सकती है, मतलब यही सब देखा जा सकता है। जैसे कि पहाड़ी क्षेत्रों में बोल रहा है, जैसे कि पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड अधिक पड़ती है, बोल रहा है जैसा कि पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है। क्यों? क्योंकि वह बहुत ज्यादा ऊंचाई में होती है और आकाश की जो ये जो हवा होती है वह डायरेक्टली वहीं पे आती है, तो बोल रहा है इसीलिए वहाँ अधिक ठंड पड़ती है। और बोल रहा है जबकि मैदानी क्षेत्रों में गर्मी जो एरिया है वह, मतलब मैदानी क्षेत्रों में आपको पता होगा मैंने बताया था, तो उसमें मैंने बताया था कल का पार्ट में कि उसमें मैदानी क्षेत्र जो होंगे आपका, उसमें कुल मिला के वहाँ वहाँ पे गर्मी सबसे ज्यादा पड़ेगी। तो यहाँ पे भी वही बोल रहा है, देखिए यहाँ पे मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, पहाड़ी इलाके जो होंगे आपके उसमें ठंड बहुत ज्यादा पाए जाएंगे, और मैदानी एरिया होगा वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा पाई जाएगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका पारंपरिक भारतीय ऋतु। पारंपरिक भारतीय ऋतु में हम यहाँ पे जानेंगे, मतलब परंपरा से जुड़े जो ऋतुएं हैं उसके बारे में हम जानेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे। नहीं, पारंपरिक भारतीय ऋतु में मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसमें परंपरा से जो प्राचीन समय से जो बोला जा रहा है उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ेंगे। उसमें बोला गया है पारंपरिक भारतीय ऋतु जो है वह क्षेत्र क्या है। आपने ये भादो वगैरह जो बोला जाता है कैलेंडर्स का, जो ये जून वगैरह जो महीना आता है उसमें, इसमें अभी थोड़ा सा पढ़ेंगे। मुझे तो नहीं आता बट अभी मैं थोड़ा सा आप ही के साथ सीख लूंगा और थोड़ा सा चर्चा करूंगा। आपने इसका नाम कहीं ना कहीं सुना होगा, मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ सीजन्स का नाम। यहाँ पे ज्येष्ठ, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रवणा, मतलब इसके बारे में अभी थोड़ा सा जानेंगे। यहाँ पे पहले उससे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा और यहाँ जो पॉइंट लिखा गया है इसमें बोल रहे हैं, यहाँ पे पढ़ लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है 6 प्रकार के पारंपरिक भारतीय ऋतु होती है, और बोल रहा है जिन्हें ऋतुएं कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सीजन्स मैंने अभी आपको बताया था इसके बारे में। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैंने वहां पे 4 डिस्कस किया था बट 6 होते हैं। यहाँ पे ऋग्वेद जो वहां पे उसमें डिस्कशन किया था वह 6 होते हैं। 4 को बहुत मुख्य रूप से गिना जाता है, तो यहाँ पे 6 के बारे में हम देखेंगे। चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं बसंत, सीजन्स, मतलब वही आ जाएगा आपका जो सीजन होता है, जो कि मैंने ऊपर में बताया था आपको। चलिए इसके बारे में अभी देख लेंगे थोड़ा सा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, बसंत ऋतु जिसमें मैंने बताया वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और हेमंत और शिष्ट। यहाँ पे इसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ पे मंथ अकॉर्डिंग टू इंडियन कैलेंडर, यहाँ पे इंडियन कैलेंडर जो है आपका वह यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। यहाँ पे इंडियन कैलेंडर जो है वह इस पर्पस से चलता है, ना कि इस पर्पस से। हम लोग बस जो अभी पढ़े लिखे लोग हैं वह इसमें यहाँ पे इसमें इसको ज्यादा यूज करते हैं, मई जून जुलाई इसी के बारे में ज्यादा डिस्कशन करते हैं हम लोग। जैसे हम लोग पढ़े लिखे हैं तो इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स में जानते हैं, और वही हमारे माँ पापा हैं, मतलब वो जो क्या बोलते हैं दादा दादी लोग हैं, वह अगर किन्हीं को बोलेंगे कि कौन सा मंथ चल रहा है तो इस अकॉर्डिंग बोलेंगे। ज्येष्ठ, वैशाख, इस सब के बारे में आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, यह पुराने जमाने को लेकर के ये इंडियन कैलेंडर है। तो आपको आपके दादा दादी को आप अगर इसका नाम पूछते हैं जा करके तो आपको बता देंगे, या फिर पूछेंगे कि कौन सा महीना चल रहा है, मतलब जून में अभी कौन सा चल रहा है, तो देखिए जून में यहाँ पे आषाढ़, मतलब कि अभी आषाढ़ चल रहा है, अभी जून चल रहा है हमारे यहाँ पे। तो
यहाँ पे आप वहां पे दादी बोलेगी आपकी, अगर पूछने जाते हैं तो वहां पे बोलेगी कि अभी आषाढ़ चल रहा है। यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखते चलते हैं, इंडियन कैलेंडर में जो बोला गया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप यहाँ पे सीख भी सकते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपका, अभी आप कंपटीशन लेवल का तैयारी कर रहे होंगे तो आपका थोड़ा सा यहाँ पे पूछ सकता है क्वेश्चन। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोल रहा है, देखिए मार्च अप्रैल को क्या बोला गया है, तो चैत्र और वैशाख बोला गया। मतलब मार्च और अप्रैल को देखिए, शुरू से यहाँ पे जनवरी फरवरी इधर हो गया है, देखिएगा यहाँ पे जनवरी फरवरी, माघ और फाल्गुन, नाम नाम आपने सुना होगा, माघ और फाल्गुन। मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जनवरी फरवरी, जनवरी फरवरी में माघ फाल्गुन बताया गया है। और मार्च अप्रैल यहाँ से शुरू किया गया मार्च अप्रैल। यहाँ पे मार्च अप्रैल में बोला गया है, उसका नाम है चैत्र वैशाख। इसमें मार्च अप्रैल को इंडियन कैलेंडर में क्या बोला जाता है, तो चैत्र और वैशाख। और यहाँ पे देखिएगा, इसमें बोला गया है ग्रिगोरियन कैलेंडर। यहाँ पे बोल रहा है ग्रिगोरियन जो है आपका, मतलब आप समझ सकते हैं अंग्रेज का जो कैलेंडर है वह इसी पर्पस पे है। और यहाँ पे वहाँ पे यही बोला जाता है कि अभी कौन सा मंथ चल रहा है, तो इस अकॉर्डिंग बोला जाता है। यहाँ पे अगर हम इंडियन कैलेंडर की बात करेंगे तो आपने कहीं ना कहीं इनका नाम सुना होगा, लेकिन हम लोग पढ़े लिखे जो लोग हैं वह इसे ज्यादा प्रचलित कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मई जून की बात करेंगे तो मई जून में बोला जाता है ज्येष्ठ और वैशाख, मतलब सॉरी ज्येष्ठ और आषाढ़। आषाढ़ अभी चल रहा है, इसी के बारे में देखिए, अभी जून चल रहा है तो आषाढ़ चल रहा है। और यहाँ पे देखिएगा श्रवण, यहाँ पे जुलाई और अगस्त की बात करेंगे, जुलाई और अगस्त। देखिए यहाँ पे जुलाई और अगस्त को क्या बोला जाता है, तो श्रवणा भद्रा, सावन और भद्रा। मतलब सावन का नाम आपने सुना होगा, जो बोलबम जाते हैं उन लोग को पता होगा। यहाँ पे देखिएगा और बढ़ते आगे, अश्विना कार्तिक, मतलब कार्तिक वगैरह भी आपने सुना होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, मर्ग शीर्षा और पासा, यहाँ पे नवंबर दिसंबर पे से बोला गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नहीं हो पाएगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप गूगल में भी जाकर देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आप समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे देखिएगा, इन रीतों का वर्णन भारतीय संस्कृति और परंपराओं में, देखिए भारतीय संस्कृति और परंपराओं में महत्वपूर्ण है, और इसका उपयोग विभिन्न त्योहारों और उत्सवों के लिए निर्धारित करने में किया जाता है। आपने यहाँ पे बोल रहा है सीधा सीधे कि भारतीय कैलेंडर जो है आपके, उसमें मतलब ये संस्कृति और परंपरा है, उसमें अगर पूछा जाएगा आपको कि फाल्गुन वगैरह, आपने कहीं ना कहीं इसका नाम सुना होगा। देखिए यहाँ पे फाल्गुन वगैरह बोला गया है, तो आपने मार्च वगैरह का नाम सुना होगा, तो गाना वगैरह भी निकला हुआ है इसका कि दिवाली कब है, मतलब आप ये उसमें आप पता कर सकते हैं, भादो वगैरह भी आपके आ जाते हैं। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे ये इनका डिस्कशन किया गया है आपका, भादो वगैरह जितना भी इंडियन कैलेंडर है उसका, उसमें बताया गया है कि जो भारतीय संस्कृति है हमारी और परंपरा है, उसमें जो निर्धारित किया मतलब बोला जाता है कि कब है, तो फागुन वगैरह में इसमें बोला जाता है। उसी के पर्पज से इंडियन कैलेंडर में इसे लिखा गया है। और अभी भी आपके दादा दादी वगैरह जानते होंगे, अभी आपको तो याद नहीं होगा मेरे अकॉर्डिंग, बाकी मैं बता रहा हूँ आपको, यही पहले के जमाने में बोला जाता था। और अभी के टाइम में हमने जो ये पढ़े लिखे जो लोग हैं उन्होंने यह सितंबर अक्टूबर जनवरी फरवरी वही वायरल कर दिया हम लोगों ने। नहीं, यहाँ पे एक पॉइंट है आपका, भारत के जलवायु प्रदेश। मैंने एक ये आपका एक ये भी है, क्या बोलते हैं, जलवायु प्रदेश से आपसे रिलेटेड है, क्या बोलते हैं आपका, मैंने एक चैप्टर भी लिया हुआ था आपको, आपने अगर नहीं देखा होगा तो आप उसमें जुड़ सकते हैं और देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे भारत की जलवायु प्रदेश विविध है, बोल रहा है भारत की जलवायु प्रदेश विविध है और देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है। बोल रहा है क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे देश के विभिन्न हिस्सों में, मतलब कि आप समझ सकते हैं गोवा में, मतलब जो जो आपके स्टेट्स हैं उसमें, मतलब विभिन्न हिस्सों जो है आप में, उसमें अलग अलग तरह की जलवायु पाई जाती है। मतलब उसमें कहीं बारिश हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है, कहीं सूखा है, और मतलब देखिए अभी बिहार में बाढ़ आया हुआ है, और मतलब सब जगह में अलग अलग वहाँ पे ऋतुएं देखी जाती है और जलवायु अलग अलग प्रकार की देखी जाती है। यहाँ पे वही यहाँ पे बता रहा, बोल रहा है भारत के प्रमुख जलवायु प्रदेश है, यहाँ पे बोल रहे हैं भारत की प्रमुख जलवायु प्रदेश है। यहाँ पे बढ़ते हैं आगे,
यहाँ पे देखिएगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, यहाँ पे बोल रहा है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। इसकी बात करेंगे हम यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, यह जलवायु प्रदेश भारत के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में पाया जाता है। बोल रहा है यह जो क्या बोल सकते हैं आप, इसमें जो आपका ये दक्षिणी और पूर्वी वाला इलाका जो है आपका, दक्षिणी और पूर्वी वाला, उसमें यह पाया जाता है। कौन पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु पाया जाता है। और यहाँ पे बोल रहा है, देखिए यहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल्स में केरल हो गया आपका, यहाँ पे तमिलनाडु वगैरह आ जाएगा आपका। देखिए जैसे कि केरल और उड़ीसा, तमिलनाडु, ये सब आ जाएंगे। इस क्षेत्र में उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता देखा जाता है। उच्च तापमान कहने का क्या मतलब है? यहाँ पे बोल रहा है उच्च तापमान का मतलब ये आप इसमें बोल सकते हैं कि मतलब कुल मिला के गर्मी का मौसम उच्च तापमान पाया जाता है, हाई टेम्परेचर पाया जाता है। बोल रहा है उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु, यहाँ पे बोल रहा है कि उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु, इसमें एक तरह से बोल रहा है कि शुष्क, शुष्क का मतलब आप समझ सकते हैं ड्राइनेस। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इसका मतलब हो गया आपका ड्राइनेस। देखिए ड्राइनेस में आप यहाँ पे समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पे छूट गया होगा तो आप थोड़ा सा ड्राइनेस पे आप समझ सकते हैं कि ड्राइनेस सूखापन। यहाँ पे बोल रहा है उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु, यह जलवायु प्रदेश भारत के पश्चिमी हिस्सों में पाया जाता है। तो आपने राजस्थान का नाम सुना होगा, सबसे ज्यादा गर्मी वहीं पे पाई जाती है। एक आपका गुजरात भी आ जाएगा आपका एग्जाम्पल्स में। और बोल रहा है इस क्षेत्र में उच्च तापमान और कम आर्द्रता पाया जाता है। मतलब आर्द्रता का मतलब आप वही ड्राइनेस को लेकर के चलेंगे। यहाँ पे बोल रहा है एक तरह से गर्मी तो यहाँ पे आपका केरल, तमिलनाडु और उड़ीसा में पड़ जाएगा, मतलब गर्मी वाला इलाका बोल सकते हैं। और यहाँ पे शुष्क जहाँ पाया जाता है, मतलब कि सूखापन जहाँ पाया जाता है। तो आपको पता है राजस्थान में सिर्फ मतलब एक तरह से बोला जाता है कि वहां पे सिर्फ बालू ही बालू है, मतलब रेत वगैरह पाए जाते हैं। तो यहाँ पे वही बोल रहा है, यहाँ पे हाई टेम्परेचर भी है और शुष्क सॉरी आर्द्रता पाई जाती है, होती है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अर्ध शुष्क जलवायु बोल रहा है, अर्ध शुष्क मतलब आधा, मतलब आधा अधूरा आप यहाँ पे समझ सकते हैं। यहाँ पे सूखापन जो होता है वो आधा अधूरा यहाँ पे बोल रहा है। देखिए यहाँ पे यह जलवायु प्रदेश, यह जलवायु प्रदेश भारत के मध्य और पश्चिमी हिस्सों में पाया जाता है, जैसे कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आपका क्या आ जाएगा, मुंबई वगैरह आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एमपी की बात करिए, मतलब मध्य प्रदेश, इस क्षेत्र में मध्यम तापमान और कम आर्द्रता पाया जाता है। यहाँ पे बोल रहा है कि मीडियम टेम्परेचर पाए जाते हैं आपका, और कम आर्द्रता पाया जाता है, मतलब कि ड्राइनेज जो होता है वह कम यहाँ पाया जाता है। यहाँ पे बोल रहा है, फिर से मैं बोल रहा हूँ आपको, दे यहाँ पे, दे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जो है आपका, उसमें यहाँ पे डायरेक्टली बोला जा रहा है कि इसमें मीडियम टेम्परेचर पाया जाता है और कम आर्द्रता, मतलब कि सॉरी ये कम आर्द्रता में बोल सकते हैं आप कि जो आपका ड्राइनेस है वह कम पाया जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका एग्जाम्पल्स में बोला गया है एमपी, एमपी बोला गया और महाराष्ट्र को रखा गया। देखिए आगे बढ़ते हैं। अर्ध जलवायु हो गया आपका। पर्वतीय जलवायु, यहाँ पे पर्वतीय जलवायु के बारे में जानेंगे। देखिए यहाँ पे पर्वतीय जलवायु या पर्वतीय, इसमें आपको पता चला होगा या पर्वत वगैरह से रिलेटेड हो। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यह जलवायु प्रदेश भारत के हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है। पूरा भारत के हिमालयी क्षेत्रों में यह पाया जाता है। हिमालयी क्षेत्रों में कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, तो जम्मू कश्मीर में आ जाएगा आपका, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में आ जाएगा, उत्तराखंड में आ जाएगा। इस क्षेत्र में ठंडा तापमान और उच्च वर्षा होती है। यहाँ पे बोल रहा है ठंडा तापमान भी होता है और उच्च वर्षा भी होती है, मतलब बहुत ज्यादा बारिश भी होती है और टेम्परेचर बहुत लो रहता है। तो यहाँ पे बोल रहा है वही। और यहाँ पे ध्यान देते चलेंगे, यहाँ पे पर्वतीय जलवायु की बात कर रहा है यहाँ पे। और दूसरा बात यहाँ पे यह देख सकते हैं कि पर्वतीय जलवायु में क्या क्या आपके एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। तो आपका आ जाएगा जम्मू कश्मीर आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश आ जाएगा और उत्तराखंड जैसे आ जाएंगे। और इसमें एक बात और यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश भी होती है और सबसे ज्यादा लो टेम्परेचर पाया जाता है। मौसमी जलवायु, चलिए मौसमी जलवायु के बारे में हम जानेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मौसमी जलवायु है जो है वहां पे
यह जलवायु प्रदेश भारत के अधिकांश हिस्सों में पाया जाता है। पूरा भारत के अधिकांश हिस्सों में यहाँ पाया जाता है, जो मानसून की वर्षा पर निर्भर करता है। यहाँ पे मैं सीधा सीधा लिख दे रहा हूँ, यह मानसून के बारे में ही बात कर रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है जो बारिश पर ही निर्भर होते हैं, बहुत सारे भारत के जो हिस्से में है पाए जाते हैं वह मतलब जो यहाँ पे देखिएगा, फिर से मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए, पढ़ नहीं मैं बता दे रहा हूँ आपको कि कुल मिला के भारत के जो अधिकांश हिस्से हैं मतलब स्टेट्स हैं वह मौसमी जलवायु पर ही निर्भर रहते हैं। बेसिक जो आपके स्टेट्स आ जाएंगे उसमें मतलब जो यहाँ बिहार और झारखंड जो और भी आ जाएंगे आपके, मतलब बहुत से जगह जो है आपके वह मौसमी जलवायु के अंतर्गत आ जाएंगे। यहाँ पे बोल रहा है इस क्षेत्र में गर्मियों में उच्च तापमान मतलब हाई टेम्परेचर रहता है और वर्षा होती है, जबकि सर्दियों में ठंडा तापमान रहता है। बोल रहा है जबकि सर्दियों में ठंडा तापमान रहता है। इसमें एग्जांपल्स में आप रख सकते हैं, आप एग्जांपल्स में बोल सकते हैं कुल मिला के कि आपका झारखंड आ जाएगा, बिहार आ जाएगा, एमपी आ जाएगा, ये सब आ जाएंगे जो कि मतलब और भी ऐसे राज्य हैं जो कि इसमें आ जाएंगे मौसमी जलवायु में। मानसूनी जलवायु में आप एक तरह से मतलब बोल रहा है मौसमी जलवायु में सबसे ज्यादा बारिश होती है और बोल रहा है उच्च तापमान भी रहता है गर्मी में, और यहाँ पे बोल रहा है जबकि सर्दियों में ठंडा तापमान रहता है। बोल रहा है सर्दियों में बहुत ज्यादा ठंडा तापमान रहता है। देखिए यहाँ ग्लोबल वार्मिंग की बात करेंगे तो आपने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में यहाँ कहीं ना कहीं सुना होगा, और आगे में आपको ग्रीन हाउस के बारे में भी पढ़ना है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग जो है आपका उसमें हम यहाँ पे देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग का मतलब आप समझ रहे हैं यहाँ एक तरह से हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक। यहाँ पे बोल रहा है एक गंभीर समस्या, बोल रहा है यह एक तरह का बहुत ज्यादा गंभीर मतलब समस्या है, मतलब यह हमारे लिए लाभदायक नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है जो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि के कारण हो रही है। बोल रहा है जो पृथ्वी की तापमान जो है बढ़ रही है सबसे ज्यादा, वह किसके वजह से हो सकती है, तो ग्लोबल वार्मिंग के वजह से हो सकती है। यहाँ पे बोल रहा है यह समस्या मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण होती है। बोल रहा है यह जो ग्रीन हाउस है, ग्रीन हाउस के बारे में अभी थोड़ा सा हम बताएंगे आगे में। यहाँ बोल रहा है इसके उत्सर्जन, ग्रीन हाउस के जो ज्यादा यहाँ बन रही है उसके उत्सर्जन से यह मतलब उत्सर्जन के कारण यह बढ़ रही है। कौन बढ़ रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब इसका एग्जाम्पल्स बोला गया है कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, नाइट्रेट्स ऑक्साइड हो जाएगा, या इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। बोला इन गैसों के उत्सर्जन से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। बोला ये जो नाइट्रेट्स हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और क्या हो जाएगा आपका मीथेन गैस हो गया, उसके बारे में भी थोड़ा सा हम बताएंगे यहाँ पे। बोला जिससे कई गंभीर परिणाम हो सकता है, मतलब आप इसमें डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये एक तरह से बीमारी वगैरह ला सकते हैं, तो यहाँ पे वही बता रहा है। चलिए ग्लोबल वार्मिंग आपको समझ में आ रहा होगा, और इसके कारण हम जानेंगे यहाँ पे थोड़ा सा ग्लोबल वार्मिंग के कारण। देखिए यहाँ पे बोला क्या है, जीवाश्म ईंधन का जलना, जीवाश्म ईंधन का जलना, इसमें आपके क्या 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 आ जाएगा, जीवाश्म ईंधन में आपका लकड़ी वगैरह आ सकता है। देखिए यहाँ पे बोला गया है जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन जो है उसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। जीवाश्म ईंधन के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसें निकलती है जो वातावरण में जमा होती है। बोल रहा है जो वातावरण में जमा होती है, कौन कौन से, यहाँ पे बोल रहा है ये आपका आ जाएगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आपका एक एग्जाम्पल लिया गया है, और बोला जा रहा है अन्य ग्रीन हाउस जो गैसें होते हैं उनसे जो वातावरण जो जमा होती है वहां पे वायुमंडल में वह जो जमा होती है, और बोल रहा है उसके कारण पृथ्वी का तापमान जो है वह बढ़ता है। कब बढ़ता है, तो ग्रीन हाउस का जो गैस और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे, मतलब कुल मिला के आप समझ सकते हैं कि धुआं जो निकल रहा है आपका, कोई चीज जला रहे हैं आप, तो जो उसका जो धुआं निकल रहा है, जो धुआं से वह एक तरह से जम करके जो ऊपर जाके भाप में वह परिवर्तित होकर तापमान को, पृथ्वी की तापमान को वह बढ़ा रहा है,
उसी से बोल रहा है कि तापमान का वह बढ़ाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वनों की कटाई, वनों की कटाई में हम देखेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। वनों की कटाई एक तरह से बोला गया है, इसके कारण जो है वह इनमें आते हैं। यहाँ पे बोल रहा है वनों की कटाई से पेड़ों की संख्या कम होती है। बोल रहा है वनों की कटाई से पेड़ों की जो संख्या है वह बहुत कम होती है। और बोल रहा है जो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। मतलब जो इस तरह एक तरह से, मतलब आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को वह अवशोषित करते हैं। पेड़ काट रहे हैं तो वह एक तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। इससे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। बोला इससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वह वातावरण में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हमारे बीच जो वातावरण है उसमें वह बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और एक तरह से आप समझ रहे हो वन, वन जो रहता था उसे वन में यहाँ पे पेड़ जो है उससे हवा वगैरह मिलते रहते थे, तो यह इधर उधर, तो यहाँ पे डायरेक्टली समझ सकते हैं आप इस यह वातावरण में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है पेड़ों की कटाई से। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। उद्योग और वाहन, उद्योग देखिए यहाँ पे बोला गया है उद्योग और वाहनों से निकलने वाले धुएं में ग्रीन हाउस गैसें होती है। यहाँ पे बोल रहा है उद्योग, उद्योग मतलब उद्योग में आपका क्या क्या आ जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है देखिए यहाँ पे आपके कंपनीज आ जाएंगे, कारखाने आ जाएंगे, फिर आपका आ जाएगा फैक्ट्री आ जाएगा, और इसी के जैसे और भी चीज आ जाएंगे। मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि आपने यहाँ अगर फैक्ट्री वगैरह में आप घुसे होंगे और आपके कोयले खदाने वगैरह आ जाएंगे, जो वहां पे एक तरह से गैस, मतलब जो धुएं होते हैं वह लगातार निकलते रहती है। लगातार वह अपने हमारे वायुमंडल में वह फैलती रहती है। यहाँ पे वही बोल रहा है। और वाहनों से भी, वाहनों में भी बहुत ज्यादा ये देखा गया है एक तरह से कि वाहनों में से बहुत ज्यादा धुआं निकलता है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है धुएं में भी ग्रीन हाउस गैसें होती है। यहाँ पे बोल रहा है उद्योग और वाहनों से जो निकलने वाले धुएं हैं उसमें ग्रीन हाउस की गैसें बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पे बोल रहा है जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती है, जो पृथ्वी के तापमान को बहुत ज्यादा बढ़ाती है। तो यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट है आपका ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव में कि ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी के तापमान बढ़ रहा है, जिससे कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ रही है। बोला है जिससे कई क्षेत्रों में बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ रही है, और ग्लोबल वार्मिंग के कारण चरम मौसम का घटनाएं बढ़ रही है। बोल रहा है इस चरम जो ये मौसम होते हैं उसका घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ रही है। जो भारतीय जलवायु की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए यहाँ पे बोल रहा है तूफान हो सकते हैं, बाढ़ हो सकता है, सूखा हो सकता है। तापमान अगर ज्यादा बढ़ेगा तो आपका एग्जाम्पल्स में यह सब और ज्यादा देखने को आगे में मिलेंगे, तूफान, बाढ़, और आपका बच जाएगा सूखा। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस गैस, मैंने अभी बोला था ग्रीन हाउस गैस के बारे में कि वह अभी आगे पढ़ाऊंगा। देखिए यहाँ पे चलिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे उद्योगों में, उद्योगों और वाहनों, यहाँ जो लिखा गया आपका थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। उद्योगों और वाहनों की निकलने वाले धुएं से ग्रीन हाउस गैसें होती है। यहाँ पे बोल रहा है कि जो कंपनीज वगैरह होते हैं, कंपनी, फैक्ट्रीज और कारखाने वगैरह जो हो गए आपके, उससे जो धुएं निकलते हैं। देखिए यहाँ पे एक फोटो लिया गया है आपका, यहाँ पे दिखाया गया है। थोड़ा सा इसको साइड कर देता हूँ मैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इस फोटो में आपको कुल मिला के दिखाया गया है कितना ज्यादा गैसेस निकलती है लगातार। मतलब वह कंपनी से कितना ज्यादा गैसेस निकलते रहती है। और यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। वह ऊपर जाकर, देखिए यहाँ पे वह ऊपर जाकर वह बादल का निर्माण करते हैं, उससे टेम्परेचर बढ़ता है और कभी बारिश होता है, कभी, मतलब उसी के बारे में यहाँ पे मैं तब से बता रहा था। यहाँ ध्यान दीजिएगा। चलिए आपका यहाँ पे हो गया। देखते हैं यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस, इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। चलिए इसमें हम जानेंगे, आपने इसका नाम कहीं ना कहीं सुना होगा, ग्रीन हाउस गैस क्या है, और इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसें जो है
वे गैसें हैं वायुमंडल में जमा होकर पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती है। और मैंने अभी एग्जांपल्स लिया था कि जो ये क्या बोलते हैं आपके, जो आपका वाहन से जो निकलता है, मतलब बाइक वगैरह से जो धुएं निकलते हैं, और प्लस हम कुछ जलाते हैं तो जो धुएं निकलते हैं, उद्योगों से जो जो निकलती है धुएं वगैरह, उसमें एग्जांपल्स में लिया था, उसी के बारे में यहाँ पे बोल रहा है। उससे जो धुएं निकलते हैं उससे ग्रीन हाउस गैसों का निर्माण होता है। और बोल रहा है इन गैसों के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। बोल रहा है जिससे पृथ्वी का तापमान जो है वह बहुत ज्यादा बढ़ता है। और बोल रहा है जलवायु परिवर्तन की समस्या होती है। बोल रहा है जलवायु परिवर्तन की समस्या किससे होती है, तो इन्हीं ग्रीन हाउस गैसों के वजह से ही वह होती है, समस्या जो होती है सो इसी के कारण होती है। कहीं कहीं आपने देखा होगा कि समय से पहले बारिश हो जाती, कहीं समय के बाद हो जाती है। मतलब जब जरूरत होती तब नहीं होती है बारिश, और जब जरूरत नहीं होती तब होती है, तो इसी के कारण होती है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि वह कैसे होती है, ग्रीन हाउस गैसें जो होती है वह, इसके बारे में और थोड़ा बताया गया है कि वह कैसे उत्पन्न होती है हमारे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे बोल रहा है CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं। CO2 जो है आपका, उससे इसे प्रदर्शित किया गया है। किसे, तो कार्बन डाइऑक्साइड को। अब आपने यहाँ पे आप अगर एग्जाम में आप सब्जेक्टिव में लिखेंगे तो थोड़ा सा CO2 जरूर लिखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगना चाहिए आपका एग्जाम में कि लड़का पढ़ करके आया है। यहाँ पे देखिएगा जीवाश्म ईंधन के जलने और वनों की कटाई से, बोला जीवाश्म ईंधन के जलने और वनों की कटाई से जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। बोल रहा है जो ये कार्बन डाइऑक्साइड का एक तरह से उत्सर्जन होता है, कब होता है, तो जीवाश्म ईंधन मतलब लकड़ियां वगैरह का जलने से एक तरह से, और वनों की कटाई से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं वह ये हमारे वायुमंडल के बीच वह आता है। बोल रहा है उत्पन्न होता है, एक तरह से बोल सकते हैं। यहाँ पे मीथेन CH4, यहाँ पे देखिएगा CH4 के बारे में यहाँ पे जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मिथेन कृषि, पशुपालन, प्राकृतिक गैस के उत्पादन से मिथेन का उत्सर्जन होता है। बोल रहा है कि गोईठा वगैरह जो जलता है आपका, और यहाँ पे एक तरह से ये कृषि वगैरह में जो जलाए जाते हैं, और पशुपालन जो होता है उसमें प्राकृतिक गैसें जो होते हैं उत्पादन से मिथेन का एक तरह से उत्सर्जन हो, मतलब वह हमारे वायुमंडल में उत्पन्न होते हैं मिथेन गैसेस। नाइट्रेट ऑक्साइड, यहाँ पे मैंने नाइट्रेट ऑक्साइड के बारे में वहां पे थोड़ा सा पढ़ा था। यहाँ पे देखिएगा N2O, यहाँ पे उसको N2O से प्रदर्शित किया जाता है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोल रहा है कृषि और उद्योग से नाइट्रेट ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। मतलब ये वही जो कंपनी वगैरह आपके आते हैं उसमें एक तरह से इसे, मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं कि ये जो कृषि और उद्योग जो होता है आपका, उससे नाइट्रेट गैस जो है, नाइट्रेट ऑक्साइड जो है आपका, वह निर्माण होता है। यहाँ पे एक और पॉइंट है आपका, वहां पे बोला गया है सॉरी फ्लोरिनेटेड, मतलब अब यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा फ्लोरिनेटेड गैस। फ्लोरिनेटेड जो गैस होती है आपकी, वह उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया। वातानुकूलित और प्रशीतन उपकरणों में ये फ्लोरिनेटेड गैसें जो होती है वह उपयोग होता है, जो ग्रीन हाउस को प्रभाव करती है, प्रभाव डालती है। मतलब जो इसमें फ्लोरिनेटेड गैसेस है वह एक तरह से बोला गया है कि जो ये उपकरण जो होते हैं, मशीन जो होते हैं आपके, मतलब उपकरण में आप ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब हो गया मशीन। तो मशीन्स के बारे में यहाँ पे बोला गया है। बोला मशीन से जो बहुत से मशीन होते हैं आपके, उससे जो ये आपके एक तरह से समझ सकते हैं, जो आपका जनरेटर वगैरह हो गया उससे जो धुएं निकलते हैं, उसी के बारे में यहाँ पे बोला फ्लोरिनेटेड गैसेस। यहाँ पे आपका जनरेटर आ जाएगा आपका। चलिए जनरेटर वगैरह जो आ जाएंगे आपके, और बहुत से मशीन्स हो गए हैं जिससे पानी वानी निकाला जाता है। मतलब वही सब जो उपकरण मशीन्स में, मशीन्स जो उससे जो धुएं निकलते हैं उसी को फ्लोरिनेटेड गैसेस बोला गया। और आपका यहाँ चित्र रहा जिससे आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। जो हमारे वायुमंडल में बादलों का निर्माण करते हैं, नए नए बादलों का, और मतलब आपने बहुत जगह इसे देखा होगा कंपनीज में कि लगातार वहां से धुआं जो है वह निकलता रहता है। यहाँ से जो धुआं निकलता रहता है बहुत ज्यादा निकलते रहता है, प्रतिदिन बहुत ज्यादा की मात्रा में
वह हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैल जाती है। तो इसी के बारे में मैं बता रहा था आपको। और इसी के साथ आपका भारतीय जलवायु जो है आपका, उसका दी एंड होता है, दी एंड। इसके आगे हम नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा आपका, उसमें हम और देखेंगे। आपका चैप्टर 6 स्टार्ट होने वाला है, तो जुड़े रहेंगे आप हमारे साथ। और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पे आपका आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है।